Good morning, friends. Welcome back, all of you. Once again, we are going to study about different types of questions for upcoming UPSC 2023 and EPFO. That would be helpful. So बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। यू नो अबाउट दैट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल is a statutory body equipped with expertise solely for the purpose of educating environmental case in country। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया, ताकि मतलब ये गठन जो है ये संविधानिक सांविधिक बॉडी है। इज इट राइट? एनजीटी कैन नॉट ग्रांट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेज टू अफेक्टेड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो क्या उसको क्षतिपूर्ति और उसको डैमेज जो हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए इसका पास पावर नहीं है। द डिसीजन ऑफ द एनजीटी इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस दे अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन अपील। जब तक अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी अगर एनजीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाती है तब तक एनजीटी का जो निर्णय होगा उस पार्टी पर बाध्य होगा। तो बिल्कुल लेट्स सी। दो आपको सही जवाब छांटना था क्योंकि उसको पावर है। 1 और 3 सही है। कंपेंसेशन करने का अधिकार भी है इसके पास। एनजीटी जिसका स्थापना 2010 में किया गया था और इसके लिए एक्ट लाया गया था, एनजीटी एक्ट। एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी है जिसको मतलब ओवरऑल पूरा मकसद जो है इन्वायरमेंट से जुड़े हुए केसों को भारत में देखना है। ट्राइब्यूनल का ओवरऑल काम समझ लीजिए एक इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस्ट रेमेडी करना है। जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन हो, इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं खास करके कानूनी मुद्दे, इसको हल करने के लिए इसका स्थापना किया गया, ताकि जो कोर्ट का जो बर्डन है खास करके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे को कम से कम यही हल कर ले और कोर्ट का जो बर्डन है वो कम से कम हो। ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर आर, एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ट्राइब्यूनल इस एनजीटी का जो निर्णय है वो पूरी तरह से बाइंडिंग होगा और यहाँ तक कि इसको क्षतिपूर्ति देने का भी अधिकार है उस अफेक्टेड पर्सन को। द ट्राइब्यूनल हैज़ ए प्रेजेंस इन 5 जोन: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और सेंट्रल। प्रिंसिपल बेंच इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर आर इन्फोर्सेबल एज द पावर्स वेस्टेड आर सेम एज इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। आपको याद रखना होगा इसका पास वही पावर है जो कि जनरल सिविल कोर्ट के पास होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, उस पर मतलब उसके माध्यम से वो निर्णय दे या उस पर बाध्य है ये जरूरी नहीं है। वो नेचुरल प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है। द ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रिव्यू इट्स वन डिसीजन। ऑफ कोर्स इफ द फेल्स द डिसीजन कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन द 19 डेज। 90 दिन के अंदर आप चाहें तो इसका डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। द ट्राइब्यूनल इज ओपन कोर्ट, एक खुला कोर्ट है, एंड इट्स प्रोसीडिंग कैन बी अटेंडेड इन पर्सन। ठीक है, कोई भी भाग ले सकता है इसमें, आप आराम से जाकर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक सांविधिक बॉडी है जिसका गठन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को पावर दिया गया है जितने भी प्रकार के वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं उसका मतलब रिव्यू करना, अब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल पार्क और सेंचुरी के संबंध में उसको मतलब अप्रूव करना। इसके अलावा नेशनल जो बोर्ड है वाइल्ड लाइफ के लिए उसका चेयरमैन जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करता है क्या, तो आप बताइए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की प्राइम मिनिस्टर करते हैं या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्टर? यही तो आपको समझना है। 3 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट और दूसरा भी इनकरेक्ट है। तो इसका सही जवाब 2 सही है, 1 गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका गठन जो है ना 1972 एक्ट के तहत किया गया है, ना कि 1986 के तहत। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन एक सांविधिक बॉडी है और इसका गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया है। इसका रोल एडवाइजरी है और ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई मतलब बाइंडिंग नहीं है, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट माने या ना माने उसकी मर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको हल करने में भारत सरकार की और राज्य सरकार की मदद करता है।
मतलब ओवरऑल इसका मकसद कि ये प्रमोट करे कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है, जंगल और हमारे जो जीव जंतु हैं, खास करके जंगली जीव जंतु, उनका किस तरह से संरक्षण हो, उसके लिए बनाया गया है। इसका पावर है, इट हैज़ ए पावर टू रिव्यू जितनी प्रकार के वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स हैं उसको देखना, अप्रूवल देना, नेशनल पार्क के चारों तरफ, सेंचुरी के चारों तरफ किस प्रकार का काम होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसमें किसी प्रकार का छेड़खानी मतलब आई मीन चेंजिंग आप इसके अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए ही। विदाउट अप्रूवल यू कैन नॉट चेंज द डिमार्केशन और ऑफ वाइल्ड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। और इसमें इसका प्राइम मिनिस्टर हम था हमको बताए थे, इसको ही कैचिंग वर्ड है कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ जो है वो उसका जो चेयर्ड है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। आपको पता है 1972 का एक्ट जिसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज मैंडेटेड टू व्हाट, क्या मैंडेट करता है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को? द कलेक्ट एंड कोलेक्ट intelligence related to the organized wildlife crime activities and to disseminate disseminate the same to the state and other enforcement agency, establish a centralized wildlife crime data। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का यही काम है क्या कि वो एक सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ डेटा क्राइम डेटा तैयार करे, उसके बाद असिस्ट करे, एडवाइस करे कस्टम अथॉरिटीज़ को इंस्पेक्शन करने में कि बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, फ्लोरा और फ्यूना कहीं अवैध गतिविधि तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इसका जनरल सा सवाल है, 1 2 3 सही है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल जो होता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसका स्थापना भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत किया, ताकि मतलब ये समझ लीजिए ये जो बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए कुछ मानदंड है इसके, मतलब इसका कुछ कार्य है। इट इज़ मैंडेटेड दैट इसको कलेक्ट करना है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है जो वाइल्ड लाइफ गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, वाइल्ड लाइफ क्राइम गतिविधियों से जुड़ा हुआ, और इसके साथ साथ फैसिलिटेट भी करना है, डिसमिनेट भी करना है स्टेट को और अदर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको मदद करना है कि क्या एक्शन लिया जाए ऐसे क्रिमिनल्स के गतिविधियों के खिलाफ। टू इस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा, और स्वाभाविक है इसके लिए एक सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ डेटा क्राइम डेटा होना चाहिए ताकि इस पर निगरानी रखा जा सके। Coordinate action of various agencies in the connection with the enforcement of the provisions of the Act, assist foreign authorities and international organizations concerned to facilitate coordination and universal action for the wildlife control, capacity building of the wildlife crime enforcement agencies for scientific and professional investigation into the wildlife crimes, and assist state government to ensure success in the prosecution रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का ओवरऑल मकसद समझ लीजिए, वाइल्ड लाइफ की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का क्राइम हो रहा है तो इस क्राइम को कैसे रोका जाए, इस क्राइम को कैसे नियमित किया जाए, और साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे जुड़े हुए जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राज्य हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, सबको कहीं ना कहीं उसको जोड़ना, कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच समायोजन करना, उनको डेटा शेयर करना, बस यही सब है ओवरऑल मेन मकसद। भारत सरकार को सलाह देना कि क्या क्या मतलब अभी नेशनल इंटरनेशनल ज़रूरी है, वो क्या क्या नीतियाँ बननी चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए। ठीक है, और इट ऑल्सो असिस्ट एंड एडवाइज द कस्टम अथॉरिटी, जो कस्टम अथॉरिटी होते हैं जो जैसे तो इन जो कंसाइनमेंट आता है बाहर से, चाहे वो फ्लोरा और फोना का हो, उस पर एक तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगता है। साइट्स का एक्ट है, एक्जिन पॉलिसी, इस प्रकार हो कि भारत सरकार उसको मतलब समझ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटलैंड्स के बारे में चर्चा है क्योंकि अभी वेटलैंड बहुत चर्चा में था, बजट में भी चर्चा किया गया है, मिस्ट्री लाया गया है, ई प्रणाम लाया गया है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत के मतलब एक तरह से पर्यावरण के प्रति जो एक तरह से सही दृष्टिकोण है उस पर नज़र डाल रहा है। इन इंडिया वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986। ये जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमि होते हैं, उसका रेगुलेशन क्या हो, इसके लिए 1986 का जो नियम है उसको फॉलो किया था क्या? वेटलैंड इंटरनेशनल इज ए सब ब्रांच of UN environment that works to sustain and restore the wetlands and their resources for the people and biodiversity, which are correct. You know about that? कॉस्ट डी दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेटलैंड्स को रेगुलेट किया जाता है, इसके लिए एक मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है 2017 का,
तो वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, 2010 वर्जन ऑफ रूल्स प्रोवाइडेड फॉर द सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, और 2017 में इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, 2017 में अब कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स आ गया है, ताकि वेटलैंड्स को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। तो स्टेट लेवल बॉडीज़ में भी इसका गठन किया गया है, क्रिएटेड नेशनल वेटलैंड कमेटी विच फंक्शन इज एन एडवाइजरी रोल, और ओवरऑल इसका मतलब एक सलाहकारी निदेशक के रूप में काम करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन that works to sustain and restore the wetlands, their resources for people and biodiversity. It is an independent, non-profit global organization supported by, एक तो सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्टेड किया जाता है एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा, और भी इसके कोई भी मेंबर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कोई यूएन का बैकिंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA empower the central government to declare any wild animal including those schedule 1 schedule 2 of WPA to be vermin for specified area and period। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जानवर को, मतलब आप चाहे तो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में रख सकते हैं, और इसके साथ वर्मिन घोषित कर सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ऑथोराइज करता है चीफ वाइल्ड वार्डन को टू परमिट हंटिंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स ओनली इफ दे कैन नॉट बी कैप्चर और ट्रांसलोकेटेड। अगर कोई जानवर का ट्रांसलोकेशन या उसको पकड़ा नहीं जा पा रहा तो उसको मारने का भी अधिकार कहीं ना कहीं चीफ वाइल्ड वार्डन को दिया जाता है। ठीक है, विच आर करेक्ट। दिस इज जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसका बी कथन सही है केवल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ लॉस डिवाइड स्पीसीज इनटू शेड्यूल रैंक 1 to 5। इसके लिए 1 से 5 तक का शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल 1 के जो मेंबर है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होते हैं। समानता उसमें मतलब एक सीवर पनिशमेंट होता है, अगर आप इसका हत्या करते हैं और इसकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ बोर्स, नीलगाय एंड रेसस मंकी आर शेड्यूल 2। ये शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के मेंबर है। ऑल्सो प्रोटेक्टेड, नीलगाय हो, बोर हो, उसको भी शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 में रखा गया है, प्रोटेक्टेड किया गया, बट कैन बी हंटेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ कंडीशन है जिसको आप मतलब इस परिस्थिति में हल कर सकते हैं, मार सकते हैं, मतलब मार सकते नहीं, हंटेड कर सकते हैं। क्रोज एंड फ्रूट बैट फॉल इन शेड्यूल 5। ये सब क्रो, फ्रूट बैट, ये सबको 5 में रखा गया है। तब बर्मिन कैटेगरी है, ये लोग को मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Section 62 of Act empowers center to declare wild animals other than Schedule 1 and 2। देखिए ध्यान रहे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को छोड़कर बाकी जो और भी कैटेगराइज किए हैं, 3 है, 4 है और जो 5 है, उसको आप वर्मिन घोषित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर देन शेड्यूल 1 एंड 2 टू बी वर्मिन, आप शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जानवरों को वर्मिन नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वर्मिन घोषित कर दिए तो उसको मारने का अधिकार किसी को भी मिल जाएगा। तो ये सेंटर के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, सेक्शन 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हालांकि सेक्शन 11 इसका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 11 कहता है कि चीफ वाइल्ड वार्डन टू परमिट हंटिंग ऑफ एनी प्रॉब्लम वाइल्ड एनिमल ओनली इफ कैन नॉट बी कैप्चर्ड। तो उसको ट्रैंकुलाइज, उसको बेहोश कीजिए, ट्रांसलोकेट कीजिए, जान से मार दीजिए, ऐसा नहीं है। ओनली इफ कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ट्रैंकुलाइज्ड और ट्रांसलोकेटेड, या तो एक स्थान उसको उठा के वहाँ से दूसरा जगह भेज दीजिए उठा के, या फिर उसको ट्रांकुलाइज कीजिए, जान से नहीं मार सकते आप। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपा फंड। ये कैंपा फंड के बारे में, कैंप जिसको हम लोग कैंपेन कॉम्पनसेंट्री अफोरेस्टेशन फंड एंड कॉम्पनसेंट्री अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा एक्ट 2016 के बारे में पूछा जा रहा है। कैंपा एक्ट, इस कैंपा एक्ट के तहत लॉ स्टेबलाइज द नेशनल कॉम्पनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड एंड स्टेट कॉम्पनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड। स्टेट कॉम्पनसेंट्री, नेशनल कॉम्पनसेंट्री फंड का गठन किया गया है अंडर द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब सारा पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है क्या, इसका लिए जो खर्चा होता है। द लॉ सेज दैट लैंड सेलेक्टेड फॉर एफोरेस्टेशन शुड बी प्रेफरली बाय contiguous to the forest being diverted so that it is easier for the forest official to manage it। केवल भारत के संचित निधि पर भारित होता है कंपा फंड का पैसा। चलिए लेट्स सी, बी इज द राइट आंसर। कैंपा एक्ट के बारे में जानिए।
to compensate the loss of forest area and to maintain the sustainability, the government of India came up with a well defined act. इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, मतलब समझ लीजिए जंगल जो काट दिए गए हैं, उजाड़ दिए गए हैं, सस्टेनेबिलिटी को बर्बाद कर दिया गया, तो उसको फिर से प्राप्त करना हो उसके लिए क्या बनाया जाएगा, क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कैंपा फंड लाया गया, जिसको हम लोग कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का गठन किया गया। इस लॉ स्टेबलाइज, इसके माध्यम से एक नेशनल कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के प्रभावित करेगा, और एक स्टेट कंपनसेंट्री फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, अपना अपना स्टेट का अपना अपना फंड जो पब्लिक अकाउंट होता है वो उस पे है भारित होगा। तो दिस फंड्स विल रिसीव पेमेंट्स, तो इस ये जो फंड है वो रिसीव करेगा कहाँ से पैसा, तो एक तो कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन, दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉरेस्ट, और तीसरा है अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक पेमेंट्स। नेशनल फंड विल रिसीव, जो नेशनल फंड होगा वो 10% ऑफ दिस फंड्स, ठीक है। तो नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दिस फंड्स, जो जितना भी फंड आएगा, जो भी मतलब उसको क्षतिपूर्ति करने वाले बड़े बड़े कंपनियां होगी या कोई भी होगा, तो उसको 10% मिलेगा, कहाँ पर, नेशनल फंड में घुस जाएगा वो, ठीक है। यानी भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट है उस पर प्रवेश करेगा, और 90% जो होगा वो स्टेट के फंड में यानी स्टेट के पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स प्रोविजन, ए कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव लैंड, तो कंपनी को जो कि जंगल को काट रही है, जो जंगल का क्षेत्र चुन लिया है, उसको निश्चित रूप से एगो अल्टरनेटिव लैंड देना होगा ताकि हम वहाँ पर फिर से फॉरेस्ट को लगा पाएँ, क्योंकि जहाँ पर आपने फॉरेस्ट को काटा है ताकि आप अपना मतलब मौद्रिक लाभ उठा पाएँ और आर्थिक विकास में थोड़ी मदद कर पाएँ, लेकिन आपने जहाँ का जंगल काटा है उसके लिए आपको जितना भूमि लिए हैं उतना भूमि कहीं और हमको देना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर जंगल लगा पाएँ और एक तरह से फॉरेस्ट को फिर से उगा पाएँ। फॉर एफॉरेस्टेशन द कंपनी शुड पे टू प्लांट न्यू ट्रीज, एक तो आपको नए पौधे लगाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। इफ इन द अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइडेड टू द स्टेट, द लॉ से दैट सिलेक्टेड फॉर एफॉरेस्टेशन, जो भी लैंड को सेलेक्टेड किया गया है जंगल फिर से मतलब उसमें वनीकरण करने के लिए, शुड प्रेफरेबली बी कंटिजियस टू द फॉरेस्ट बीइंग डाइवर्टेड सो दैट इट इज इजियर फॉर द फॉरेस्ट ऑफिशियल टू मैनेज इट, ठीक है। वो कंटिजियस होना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होगा आपने दे दिया ऐसा इलाका में जहाँ पर मतलब बहुत मुश्किल हो रहा हो। बट इफ नो सुटेबल, अगर सुटेबल नहीं है, नन फॉरेस्ट लैंड इज फाउंड, अगर नन सुटेबल नन फॉरेस्ट लैंड इज डिगार्डेड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट कैन बी चूजन फॉर एफोरेस्टेशन। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम है किसका, IUCN का कि वर्ल्ड बैंक का, इससे वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, जिसको ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। एक ग्लोबल अलायंस जिसमें सरकार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज़, प्राइवेट सेक्टर, इस उद्देश्य से कि हम लोग जंगली टाइगर को कैसे बचाएं लुप्त होने से। 2013 द स्कोप वाज ब्रॉडेंड, और इसको फिर 2013 में 2008 में तो टाइगर को बचाने की बात की गई, 2013 में इसको स्नो लेपर्ड में भी इसमें स्नो लेपर्ड भी शामिल कर लिया गया। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है, एक फाउंडिंग पार्टनर्स इसके एक तो वर्ल्ड बैंक है, दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, और एक है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, स्मॉथिसियन जो भी हो, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, सेव द टाइगर फंड है, इंटरनेशनल टाइगर कोalition है, 40 और भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इसमें। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI tracks countries effort to combat climate change and it's published annually UNEP। क्या ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको UNEP द्वारा छापा जाता है और हर साल निकलता है क्या? UNFCCC can impose penalty if a country fails to meet the national determined contribution NDCs under the Paris Climate Pact। क्या UNFCCC के पास ये पावर दिया गया है कि वो पेनल्टी लगा दे ऐसे कंट्रीज को जो अपने नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो जो कि पेरिस में मतलब बात की गई थी, अगर वो मीट नहीं कर पाता तो पेनल्टी लगाने का तरीका, ये तो बाइंडिंग है ही नहीं। चलिए लेट्स सी, केवल और केवल डी सही है, मतलब दोनों गलत है। देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है हर साल 2005 से,
जो कि ओवरऑल मतलब एक तरह से ट्रैक करता है कि कंट्री के द्वारा क्या योगदान दिया जा रहा है, क्या प्रयास किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से बदतर होती जा रही है, उसमें एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल। इट एम्स टू enhance transparency in international climate politics, enable comparison of climate protection effort, progress made by individuals country। ये जर्मन बाज, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तीन है यहाँ पर। एक जर्मन बाज, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यही तीनों मिलकर हर साल इसको प्रकाशित करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय जर्मन बाज, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इफ ए कंट्री फेल्स टू मीट NDCs देयर इज नो पेनल्टी। पेनल्टी की बात ही नहीं है, कहाँ हम पेनल्टी भरेंगे भैया। ऐसे बहुत मतलब यही सब तो है हमारी कमजोरियाँ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट UN CCC, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो भी हो, UNFCCC, जिसका एडप्शन जो है रियो डी जेनेरो और समिट में किया गया था 1992 में। जो रियो डी जेनेरो और समिट जो ब्राजील के जोहान्सबर्ग में हुआ था, आपको पता होना चाहिए क्या उसी से ये UNFCCC निकला है, क्या उसी का बाय प्रोडक्ट है क्या। UNFCCC established a framework for the action to stabilize the concentration of greenhouse gas in the earth atmosphere। तब इसका ओवरऑल मकसद क्या है कि स्टेबलाइज करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस का। फ्रेमवर्क सेट्स नॉन बाइंडिंग लिमिट्स ऑन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्री। मतलब कोई बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग नहीं है कि आप इतना गैस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित कीजिए या कंट्रोल कीजिए। नियरली ऑल मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन। मतलब लगभग सभी देशों ने मतलब नियरली लिखा है तो इसलिए सही माना जाएगा। चलिए 2 3 4 बिल्कुल सही है और एक भी सही है, तो इसका सही जवाब है 1 2 3 4। जैसा कि आप जानते हैं कि UNFCCC का अडॉप्ट किया गया था 1992 के रियो अर्थ समिट में, जिसका मतलब मुख्य उद्देश्य कि किस प्रकार से आखिर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को मतलब एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो ये पहला मतलब एक तरह से पहला शुरुआत था। हालांकि आपको पता होना चाहिए इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं कभी कभी। UNFCCC established a framework for the action to stabilize the concentration of the greenhouse gas in the earth atmosphere। स्टेबलाइज करना है, कोशिश करना है, स्थिर रखना है कॉन्सेंट्रेशन को। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जो है निश्चित मात्रा तक रहे, क्योंकि आप इसको हटा तो नहीं सकते हैं, ये तो रहेगा ही, लेकिन इसकी मात्रा कम से कम हो। UNFCCC entered into force in 1994। 92 में आया, 94 में इन फोर्स हो गया। और नियरली मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड के मतलब 197 कंट्रीज इसमें मतलब हामी भर चुके हैं। फ्रेमवर्क सेट्स नॉन बाइंडिंग लिमिट्स। हालांकि इसका सबसे बड़ा मतलब दिक्कत है कि ये नॉन बाइंडिंग लिमिट्स तय करता है कि आप कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों का जो प्रयास है और जो अभी स्तर है वो अलग अलग है, तो आप एक जैसा नियम तो सब पर थोप नहीं सकते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर कन्वेंशन, यू नो अबाउट दैट। ईरान के शहर रामसर, जिसमें वेटलैंड को संरक्षण देने के लिए कुछ कोशिश की गई थी, तो रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली फॉर द वाटरफॉल हैबिटेट इज अ ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ऑफ कोर्स वेटलैंड्स के संरक्षण और उसके मतलब सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज हो, उसमें अधिक से अधिक उसका मतलब एक मात्रा को ठीक से कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। इट एम्स टू डेवलप ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। सब कुछ दूसरा भी जेन्युइन स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN is one of the international organization partners of Ramsar Convention that provide expert technical advice and financial support। ये लिखा है वन ऑफ द IUCN, क्या इसका एक मतलब हिस्सा है क्या, देख लीजिए, जेन्युइन स्टेटमेंट है, तो सी इज द राइट आंसर। Ramsar Convention on Wetland International Importance, especially the waterfowl habitat, is a treaty for the conservation and sustainable use of such sites। आर्द्रभूमि होती क्या है? आर्द्रभूमि मतलब समझ लीजिए ना तो जली भूमि है ना ही सूखी भूमि है, मतलब उसके बीच की अवस्था है, मतलब एक तरह से इकोटन जैसा है। इट इज नेम आफ्टर रामसर, इंडिया एक ईरानियन शहर है, और इसकी ट्रीटी को 1971 में साइन किया गया था, और कुछ मतलब गाइडलाइंस तय किए गए थे और कुछ रामसर साइट की बात की गई थी। देखिए ये 1971 में शहर हुआ, ईरानियन शहर, जैसा आप जानते हैं कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं है, इकोलॉजिकल वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स aims to develop a global network of wetland conservation, of biological diversity, for sustaining human life,
Wetlands provide a wide range of important resources. Ecosystems provide such as food, water, fiber, groundwater recharge, water purification, flood moderation, erosion control, climate regulation. यही सब भूमिका है। इससे आपको मतलब इसकी मतलब क्या कर सकते हैं, इसके लाभ तो अनगिनत है। आप मान लीजिए कि 171 कंट्री जो है ना इसकी सिग्नेटरीज हो चुकी है। 23,000 डेजिग्नेटेड है। ठीक है, डेजिग्नेटेड साइट खोजा जा चुका है पूरा विश्व में। 2300 डेजिग्नेटेड साइट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर इट। रामसर कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली विद द 6 अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रामसर साइट जो कन्वेंशन है इसके कुछ एजेंसीज जो इनके इस क्रिया में मदद कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ देख लीजिए। एक तो वर्ल्ड जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, दूसरा IUCN है, तीसरा इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, WWF है, और वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट भी है। दीज ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द वर्क ऑफ द कन्वेंशन, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट, या तो एक्सपर्ट टेक्निकल मदद करना हो, हेल्पिंग इम्प्लीमेंट फील्ड स्टडी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। If the IPOs also participate regularly as observed in all meeting of the conference of the parties as full members। चलिए नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज लीड बाय। किसके द्वारा लीड किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन? तो इसका सही जवाब है फूड एंड एग्रीकल्चर की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दोनों। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यूनाइटेड नेशन का जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का जो दशक चल रहा है वो 2021 से 2030 तक है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है 2021 से 2030, सिमिलर टू द अदर नेचर रिलेटेड इंटरनेशनल डिकेड्स। इसका मतलब इट्स पर्पस टू प्रमोट यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल गोल। जो भी यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंटल गोल है, किस तरह से पर्यावरण को एक तरह से सुरक्षित सस्टेनेबल बनाया जाए, उसका जो गोल है उसके लिए है, जो कि 2000 ये मतलब एक सिमिलर है किसके तरह यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंटल गोल है उसी की तरह है। 2011 से 2020 तक था यूनाइटेड नेशन का। तो डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन वाज लॉन्च इन 2021। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज co-led by 2 UN एजेंसी। एक है UNEP, दूसरा है FAO। तो इसको को लीड कर रहा है एक तो UNEP, दूसरा FAO। तो UN डिकेड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कौन कर रहा है? तो दो एजेंसी है, एक UNEP और दूसरा है FAO। दोनों एजेंसियां हैं। ठीक है, इसका UN का। इसके अलावा और भी बॉडीज है जो उसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन इंक्रीज व्हेन द कार्बन इमिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर संक बाय इट। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज किया जाएगा? प्रोडक्टिविटी तो प्रभावित होगा ना, घट जाएगा। ओशियन में अगर एसिडिटी बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो स्वाभाविक है। ओशियन वार्मिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, विंड्स एंड रेनफॉल। ऑफ कोर्स सिंपल सा स्टेटमेंट है, दो सही टेबल। ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस इमिशन ग्लोबल वार्मिंग इज लार्जली ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। आपको पता होगा प्री औद्योगिक अवस्था से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले ही बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए खतरनाक होता जा रहा है, और जब ग्रीन हाउस गैस निकलेगा तो क्या होगा इसका प्रभाव आप जानते ही हैं। तो इज अ vast evidence that this has serious consequences for ecosystem and human beings। IPCC स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर। IPCC के द्वारा 2019 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी जो खास करके ओशियन और क्रायोस्फीयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रीन हाउस गैस के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओशियन का टेम्परेचर जो है 0.8 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, तो 0.8 डिग्री वार्मर हो गया है प्री इंडस्ट्रियल एज से, जिसके कारण एसिडिक बढ़ता जा रहा है और इसकी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। ठीक है, और कार्बन सिंक एक तरह से, क्योंकि आपको पता होगा कार्बन जो समुद्र बॉडी है, वाटर बॉडी है, एक बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही मतलब एक तरह से कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वार्मिंग, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो दूसरा बात ये है। तो इससे क्या होगा ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन के आने की घटना और भी तीव्र होगी, एक्सट्रीम वेव्स उत्पन्न होंगे, सी लेवल राइज होगा। अगला क्वेश्चन है मैथोजोन्स के संबंध में। मैथोजोन्स या मैथोनोजेंस। ठीक है, मैथोनोजेंस या मैथोनोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are capable of generating methane as a metabolic byproduct।
ओके, क्या ये क्या ये जनरेट होते हैं मेथेन के मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, मेथोजन्स? मतलब ये मेथोजन्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग मेथेन एज ए मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। मेथेन को उत्पन्न करते हैं ये, ऐसा है क्या मेथोजन्स? दे आर फाउंड इन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दलदल में, और इवन इन दी ह्यूमन के गट में ही मिलते हैं माइक्रो मैथोजेंस। दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। एक और दो सही है। मोस्ट ऑफ द मैथेन ऑन द अर्थ हैज अ बायोलॉजिकल ओरिजिन। आपको पता होना चाहिए धरती पर जो मैथेन है वो तो अधिकांश बायोलॉजिकल ओरिजिन है इसका। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है मेथोनोजेंस आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मैथेन। जो सूक्ष्म जीव जिसको मैथोजेंस बोलते हैं, इसके पास गजब की क्षमता है मैथेन को उत्पन्न करने का मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के रूप में। हम लोग जो कुछ खाते पीते हैं, हम लोग का जो गट है उसमें भी ये पाया जाता है, उसमें से भी ये मैथेन को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी हमारे शरीर भी कहीं ना कुछ मात्रा में मैथेन निकालती है। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट नेचर। जीने के लिए इसको पनपने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और नेचर में तो बहुत मिलता है ये। दे आर फाउंड इन, एक तो दलदल में मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर में मिलेगा, इवन हमारे गट में भी मिलेगा। दे आर नन टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एंड सिमुलेशन स्टडीज हैव शोन दैट दे कैन लिव इन मार्शियन कंडीशन। किसी भी अवस्था में रह सकते हैं मेथड। अगर इसको आप मंगल पे भी ले जाइएगा तो भी वहाँ जी जाएगा। Methogens have been widely studied to understand if they can be contribute to the global warming। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैथोजेंस जो है उसको इस प्रकार अध्ययन किया जा रहा है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा खतरनाक रोल तो निभा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मैथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मैथेन प्रोड्यूस कर, तो जितना भी डेड बॉडी है, चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी चीज़ का भी डेड बॉडी हो, उसको वो अवघटित करके कहीं ना कहीं ये मैथोजेंस पैदा कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो इसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सीवीड्स से। सीवीड्स आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी। सीवीड्स जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गी की तरह होते हैं, यूजली फाउंड इन ओशियन, जो समुद्र में मिलते हैं। दिस कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है कि यह कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, उसके क्या क्या फायदे हैं। एक तो वाइटल फूड फॉर मैराइन ऑर्गेनिज्म, जनरल सी बात है। इट रिड्यूस द कोस्टल यूट्रोफिकेशन। जो कोस्टल यूट्रोफिकेशन होता है उसको कम करने में मदद कर सकते हैं क्या? इट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, ऑफ कोर्स। चलिए, सी इज द राइट आंसर, 1 2 3। ऑल द अबव आर बेनिफिट्स। सीवीड्स या फिर कहिए तो मैक्रो एल्गी है, ये बड़े बड़े एल्गी होते हैं। इसका मतलब रेफर इसको कर सकते हैं स्पीसीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर मराइन एल्गाई। इसको मराइन एल्गाई बोलिए। मल्टी सेलुलर होते हैं, बड़ा होता है, अलगी से बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। सीवीड्स स्पीसीज सच एज कैल्प बोलिए प्रोवाइड एसेंशियल नर्सरी हैबिटेट फॉर कैल्प। जो होता है ना, कैल्प इज लाइक ए सीवीड्स, लाइक ए मैक्रो एल्गी। ओके, तो कैल्प भी एक प्रकार के बहुत ही मतलब सीवीड्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब रहने का आवास प्रदान करते हैं मछलियों के लिए, मैराइन स्पीसीज के लिए, और भी बहुत से फूड सोर्सेज से मिलता है। अदर स्पीसीज सच जैसे प्लैंक्टोनिक एल्गी प्ले ए वाइटल रोल इन कैप्चरिंग कार्बन। एक कार्बन को कैप्चरिंग करने में मदद करते हैं और प्रोड्यूसिंग अप टू 90% अर्थ ऑक्सीजन। और धरती में जितना भी आप ऑक्सीजन देख रहे हैं उसका 90% तो यही पैदा कर रहा है। Consider the following statement regarding the black carbon. Black carbon is a component of fine particles matter formed through the incomplete combustion of fossil fuels, biofuels, biomass, जिसका अपूर्ण दहन होगा तो यही चीज़ निकलेगा ब्लैक कार्बन के रूप में, CO2 के रूप में। ट्रॉपिक्स में ब्लैक कार्बन इज सॉइल्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल फर्टिलिटी। क्या इससे सॉइल फर्टिलिटी को मदद मिलता है? ब्लैक कार्बन इंक्रीजेज दी एल्बिडो। हाउ इट पॉसिबल? ये तो ब्लैक कार्बन एक तो डिपॉजिट हो जाएगा स्नो में और इसके एल्बिडो को घटा देगा ना, इंक्रीज नहीं करेगा भैया। चलिए, एक और दो सही है। ब्लैक कार्बन इज a component of fine particulate matter. ब्लैक कार्बन कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल काइंड। इसके मतलब बहुत से लिंक हो सकते हैं। इट इज फॉर्म थ्रू द इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल्स। जब किसी भी ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो ब्लैक कार्बन की उत्सर्जन होता है। बायोफ्यूल जलाइए, बायोमास जलाइए, इमिटेड होगा ही, और ये खास करके मनुष्य की गतिविधियों से ज़्यादा और बढ़ गया है। और नेचुरल भी होता है, जैसे कि ब्लास्ट ऑफ वोल्केनोज समथिंग समथिंग। ब्लैक कार्बन कॉजेज ह्यूमन मॉर्बिडिटी। ये मनुष्य की मॉर्बिडिटी और मनुष्य के प्री मैच्योर मॉर्टिलिटी के कारण भी है। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो ब्लैक कार्बन एक क्लाइमेट फोर्सिंग एजेंट है, मतलब
ब्लैक कार्बन जो है वार्म्स कर देता है धरती को। क्यों? यू नो अबाउट दैट? बिकॉज जो सूरज का जो किरण है वो अधिक से अधिक एब्जॉर्ब हो जाता है इसके माध्यम से, और जो हीटिंग इफेक्ट है धरती पर वो बढ़ जाता है, हीटिंग हीटिंग द एटमॉस्फेयर एंड बाय एब्जॉर्बिंग रिड्यूसिंग द एल्बिडो। स्नो का एल्बिडो कम कर देता है ये ब्लैक कार्बन। इन ट्रॉपिक्स ब्लैक कार्बन इन सोइल्स, ट्रॉपिक्स में देखा जाए तो सोइल्स के लिए थोड़ा बड़ा इसका योगदान है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में इसका अहम रोल है। आपके सामने 50वां क्वेश्चन है, वार्मिंग ऑफ द ओशियंस वुड अफेक्ट स्पीसीज इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेज। समुद्र का गर्म होना, वार्म होना किस प्रकार मछली को प्रभावित करेगा? इट कॉजेज स्ट्रेस, डिक्रीज द रेंज ऑफ फिशेस। आपको सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके नेगेटिव रोल तो है ही। जो एरोबोइक कैपेसिटी ऑफ फिश इंक्रीज इन द वार्म वाटर, हाउ इट पॉसिबल? टेम्परेचर बढ़ेगा तो घुलनशीलता जो होगी ना ऑक्सीजन की कम होती है, तो एरोबिक कैपेसिटी मछलियों का घट जाएगा ना कि बढ़ जाएगा। इंक्रीज डिजीज एंड इवन वाइप आउट द मैनी कॉमनली ईटन फिश। हो सकता है बहुत से मछलियाँ तो सदा के लिए खत्म हो जाए, बिल्कुल उससे डेड जोन का निर्माण होगा। जी हाँ, 1 और 3 बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाला है जिन्होंने एक चेतावनी दी है हम लोगों को कि 21वीं सदी के होते होते इतना मान के चलिए कि लगभग लगभग 2300 में हम लोग कार्बन इमिशन को कम नहीं किए तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। ओशियन वार्मिंग जो होगा वो बहुत ही भयानक स्तर पर चला जाएगा। अगर इसी तरह रहा तो भयंकर इसका परिणाम होगा। अमाउंट ऑफ ओशियन वार्मिंग since 1971 will likely to at least double the 2000। 21वीं सदी के अंत तक होते होते 1971 में जो टेम्परेचर था ओशियन का, उससे वो दुगुना हो जाएगा अंडर लो वार्मिंग सिनेरियो, एंड विल इंक्रीज 4 to 8 टाइम्स अंडर हाई वार्मिंग सिनेरियो। और कभी कभी तो हो सकता है ये 4 से 8 गुना भी हो जाएगा। दिस वार्मिंग कैन हेल्प क्रिएट बोथ एनॉक्सी waters that have no dissolved oxygen। वार्मिंग कैन हेल्प बोथ एनॉक्सी और हाइपोक्सी। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जोन बनेगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटते चली जाएगी। तो समझ लीजिए दिस रिपोर्ट एड्स दैट these oxygen deficient areas are expected to persist थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों साल ये रह सकते हैं ऑक्सीजन डेफिसिट एरिया। और ऑक्सीजन डेफिसिट एरिया जो होगा वो मरीन के लिए एक संकट हो जाएगा। प्रीवियस स्टडीज हैव नोटेड दैट वार्मिंग ओशियन कैन कॉज स्ट्रेस, डिक्रीज इन द रेंज, इंक्रीज इन द डिजीज, इवन वाइप आउट द मेनी कॉमनली ईटन फिश। आज जो मछली खा रहे हैं ना गबागब, सब खत्म हो जाएगा। करिए ना खूब ग्लोबल वार्मिंग। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डिमांड फॉर ऑक्सीजन ऑफ मेनी फिश स्पीसीज विल एक्सीड their capacity to extract oxygen from environment through their gill। तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड जो होगी बढ़ जाएगी और वो चिल्लाने लगेंगे मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन दो, क्योंकि ऑक्सीजन तो पानी में रहा नहीं। एज ए रिजल्ट एरोबिक कैपेसिटी ऑफ फिश डिक्रीज हो जाएगा। जो एरोबिक कंडीशन है मछलियों का कैपेसिटी वो डिक्रीज कर जाएगा इन द वार्मिंग वाटर, एंड दिस रिडक्शन मे बी मोर इम्पोर्टेंट इन लार्जर फिश। और बड़ी मछलियाँ तो हो सकता है अपने आप को सर्वाइव भी ना कर पाए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन और चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और ऑक्सीजन तो पानी में है नहीं, तो वो कहाँ से ऊपर से ऑक्सीजन मांगेगी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ग्राउंड लेवल ओजोन इज इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बाय कार्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स। जो नीचे आप ग्राउंड लेवल में जो ओजोन देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है मनुष्यों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वो उसका उत्पादन जो होता है मतलब खास करके वाहनों से होता है, पावर प्लांट से होता है, रिफाइनरी से होता है, या ओजोन कैन रीच अनहेल्दी लेवल्स ऑन हॉट सनी डे। और सनी डे में तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा जो ग्राउंड लेवल ओजोन है। ओजोन कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड, और ये तैर कर लंबी दूरी तक भी जा सकता है। जी हाँ, 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है कि ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है उस तरह से नहीं होता है। देखिए, ट्रोपोस्फेरिक या ग्राउंड लेवल ओजोन जिसको बोलते हैं इज नॉट इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर। ये डायरेक्ट एयर में नहीं इमिट होते हैं, बट इट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बल्कि इसका फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन से। दिस हैपन्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स इमिटेड बाय कार्स, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, refiners, chemical plants, and other resources, other sources chemically react in the presence of sunlight।
और सनलाइट की उपस्थिति में ये इनका निर्माण होने लगेगा। ठीक है। ओजोन इज मोस्ट likely to reach unhealthy levels on hot sunny days in urban environment but can still reach high levels during the colder month। लेकिन ये तैरते तैरते हवा के माध्यम से ऊपर चला जाएगा जाड़े के दिनों में। Ozone can also be transported long distances by wind, so several even rural areas can exercise या experience ozone high levels। तो गांव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक टाइगर्स। Black tigers are distinct species of tigers that are black strips that are broadened and fused together. They are found in both wild and captive population. Black tigers are due to pseudomelanism, a condition characterized by unusually high deposition of melanin, a dark pigment. ब्लैक टाइगर हुआ कैसे ब्लैक? टाइगर ब्लैक कैसे हो गया? ड्यू द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल या हाई डिपोजिशन ऑफ मेलानिन। मेलानिन ज़्यादा होगा तो वो काला होगा ही। जिस तक जानते हैं अफ्रीका के लोगों में मेलानिन ज़्यादा होता है। चलिए इसका जवाब 2 और 3 सही है। ब्लैक टाइगर कोई मतलब इज़ अ रेयर कलर वेरिएंट ऑफ टाइगर। ये तो टाइगर का ही एक मतलब रेयर वेरिएंट है। एंड इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज या जियोग्राफिक सब स्पीसीज। ये कोई डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं है। ठीक है। टाइगर्स हैव डिस्टिंक्ट dark strips pattern on light background of white or golden, a rare pattern variant distinguished by strips that are broadened and fused together. It is also observed both wild and captive population, दोनों जगह मिलता है। ठीक है। This is why it is called pseudomelanism, which is different from true melanism। इस pseudomelanism के कारण होता है एक condition characterized by unusually high deposition of melanin, a dark pigment। देख लीजिए ये ब्लैक टाइगर, इसको ब्लैक टाइगर बोलते हैं। इसमें धारियाँ होती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होता है लंबा लंबा। ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमेलानिज्म के कारण होता है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेथेन इमिशन। मेथेन इज मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन द टर्म्स ऑफ इट्स ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी। मतलब मेथेन जो है ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। मेजोरिटी ऑफ मेथेन इमिटेड इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब अधिकांश मेथेन का उत्पत्ति का कारण वो नेचुरल रिसोर्सेस है क्या, या सोर्सेस है। लाइव स्टॉक फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड बायोमास बर्निंग इमिट्स मेथेन। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल सही बात है। तो बी इज द राइट आंसर 1 और 3। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ मेथेन जो है वो हम लोग उत्पन्न करते हैं, ना कि नेचुरल। मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो 80 गुना ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, खास करके ग्लोबल वार्मिंग डे में। ग्लोबल वार्मिंग में मेथेन का योगदान बहुत ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है। 80 गुना ज़्यादा है। आप मान के चलिए लगभग 40% मेथेन जो है वो नेचुरल रिसोर्स से आता है और 60% जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी से आता है। ठीक है। जिसमें कि हम लोग लाइव स्टॉक जो पशुपालन होता है ना वो बहुत भारी योगदान देता है। फार्मिंग बहुत बड़ा, राइस एग्रीकल्चर, राइस में तो बहुत ज़्यादा मेथेन का उत्पन्न होता है, बायोमास बर्निंग एंड सो फोर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ the International Day for Preservation of the Ozone Layer originated from the Montreal Protocol that regulate the output and the use of ozone depleting chemical substance। तो ये जो अब हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं या ओजोन दिवस, ये वास्तव में क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से निकल कर आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस है, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको रोकना है, उसका उत्पादन कम करना है या उसका यूज बंद कर देना है या रेगुलेट करना है। ऐसा क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इज इट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या समथिंग अदर? Among the chemical that cause severe damage to the ozone layer, halocarbons have the least ozone depleting potential. It's just opposite to it. You know about that? 2 is wrong, A is right। Several common chemicals जिसको हम लोग बहुत ही खतरनाक होता है ओजोन लेयर के लिए, वो हमारे ओजोन को डैमेज करता है। उसमें सबसे पहले हेलोकार्बन, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन हैव हाई कैपेसिटी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है उसमें। मेन मेड केमिकल्स दैट हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसमें कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है एंड फैमिलीज ऑफ द केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स। मतलब सीधा सीधा हेलो ग्रुप जिसमें मौजूद हो के सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं और खतरनाक है। The United Nations observed that 16 सितंबर एज ए इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। हम लोग 16
जिस सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि ओजोन के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा की जा सके, किस तरह से ये नुकसान हो रहा है, किस तरह से ये पतला होता जा रहा है, किस तरह से इसको रोका जाए। ओरिजिनेटेड है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से निकल कर आया है, जो रेगुलेट करता है कि किस तरह से जो 100 ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल सब्सटेंसेस है उसको रोका जाए, उसको आउटपुट को कम से कम किया सके। प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 1987, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 1987 में। उससे पहले वियना कन्वेंशन था, वियना कन्वेंशन, उसका फिर एक किगाली कन्वेंशन भी आया था, शायद आप याद कर लीजिए। देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑन एवरेज सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेथेन के बारे में कि 80 गुना ज़्यादा का मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में। क्या यही बात मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की लागू होती है? क्या ये ग्रीन हाउस गैस में भारी लगभग लगभग 1000 गुना ज़्यादा योगदान देता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स? किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग मैंडेटरी HFC रिडक्शन टारगेट्स फॉर कंट्रीज। किगाली अमेंडमेंट जो लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद, क्या ये पूरी तरह से मैंडेटरी है विश्व के लिए, ताकि वो HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसकी मात्रा को कंट्रोल कर ले? HFC है वेरी हाई पोटेंट टू डिप्लीट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। जी नहीं, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, एक और दो एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता होना चाहिए HFC जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर एवरेज सेवरल थाउजेंड टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। समझे समझे कुछ 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने में कार्बन डाइऑक्साइड से। किगाली अमेंडमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों में इस बात को मतलब जागरूकता पैदा की जा सके कि ये सब जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसका यूज कम से कम हो, बंद किया जाए। वाइल यू नो अबाउट दैट कि जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स है डू नॉट डिप्लीट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसको क्षति नहीं पहुंचाता है, मतलब ना के बराबर। दे हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, लेकिन दुख की बात यह है, चिंता का विषय यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग में 1000 गुना ज़्यादा योगदान दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, जो कि बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट पैदा कर सकता है हमारे ग्लोबल सिस्टम को। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेनिफिशियल इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज? आप मुझ के सब में लगा दीजिए इस तरह क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएस मैपिंग में करेगा मदद, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड प्रिवेंशन रोकने में, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में, पर्सनलाइज ऑनलाइन शॉपिंग करने में, आइडेंटिफाइड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन द सॉइल में। व्हाई नॉट सो? चलिए, सी दिया है 1 2 3 4 5। एआईज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। इट इज embedded in the recommendation we get on our favorite streaming or shopping sites, in GPS mapping technology, predictive the text that completes our sentence when we try to send or email, or incomplete a web search। जब आप टाइप करते हैं तो आधा लिखते हैं तो पूरा कर देता है वो। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इन कॉमर्स, कॉमर्स में देखिए, एक तो शॉपिंग करने में मदद करेगा, दूसरा है कि इसके मदद से आप मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बेटर तरीके से आपका कस्टमराइज कर सकता है आपको। फ्रॉड प्रिवेंशन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड फेक रिव्यू आर द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू दैट ई कॉमर्स कंपनीज डील विथ। आजकल देखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड चल रहा है, और ख़ास करके जो ई कॉमर्स कंपनी है जो अपनी रिव्यू देती है उसमें बहुत धांधली करती है। तो उसको रोकने के लिए बाय द कंसिडरिंग द यूज ऑफ पैटर्न्स, AI can help reduce the possibility of the credit card frauds taking place। AI in agriculture, artificial intelligence is used to identify defects and nutrients deficiency in the soil. Okay, this is done due to the using computer vision, robotics, machine learning. AI can analyze where new weeds are growing, कहाँ जंगली घास उग रहे हैं। AI in automobiles, artificial intelligence is used to build self-driving vehicles, or AI can be used to along with the vehicle's camera, radar, cloud service, GPS control signal to operate the vehicles। अगला है नासा इंजेन्यूटी मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? नासा का जो इंजेन्यूटी मिशन है वो क्या है यार? इंजेन्यूटी, नेपच्यून, या फिर स्टडी
of flying helicopter in June on Mars. NASA का Ingenuity Marks helicopter become the first aircraft in the history to make a powered controlled flight on another planet. तो मार्स मंगल ग्रह पे उतर गया है हेलीकॉप्टर नासा का, जिसका नाम है इंजेन्यूटी. Consider the following statement regarding space station. A space station is large spacecraft that remains in low Earth orbit for extended periods of time. स्पेस स्टेशन मतलब एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट है जो रिमेन लो अर्थ ऑर्बिट में लटका हुआ है लंबे समय से. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल स्पेस स्टेशन built by 5 space agencies. The ownership and the use of International Space Station each established by international treaties and agreement. एक और 3 सही है, 5 नहीं है इसमें. रसिया अनाउंस दैट वो बाहर हो चुका है, मतलब उन्होंने घोषणा कर दिया है कि वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मतलब मेंबर नहीं रहना चाहता 2025 के बाद से. ही बिल्ड एंड मैनेज इट्स वन फ्लोटिंग लेबोरेटरी दैट विल बी लॉन्च इनटू ऑर्बिट बाय 2030. वो अपना बना लेगा 2030 तक. स्पेस स्टेशन इज इसेंशियली अ लार्ज स्पेस क्राफ्ट. ये स्पेस स्टेशन कुछ है नहीं, बस एक बड़का सा लार्ज स्पेस क्राफ्ट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में लंबे अवधि के लिए काम करेगा. इट्स लाइक अ लार्ज लेबोरेटरी इन स्पेस. समझ लीजिए कि यही मतलब एक बड़का सा घर है जो कि हवा में लटक रहा है स्पेस में. एक लेबोरेटरी है जहाँ सर्च होगा, अध्ययन होगा, जानेंगे, अध्ययन करके हम लोग एस्ट्रोनॉट को मतलब मौका मिलेगा एस्ट्रोनॉट टू कम अब्रोड and stay for weeks or months to carry out experiment in microgravity. Mir Space Station, former Soviet Union and later operated by Russia, was functional in 1986 to 2001. एक मीर स्पेस स्टेशन हुआ करता था. The ISS has जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन इन स्पेस सिंस 1998. 1998 से जो है ना वो ISS काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पलरी कोऑपरेशन बिटवीन द 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी. यही एक मतलब एक तरह से वैश्विक योगदान को देख सकते हैं, जिसमें 5 एजेंसियां मिलकर काम कर रही है. नासा का जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, रसिया का है रोस्कॉस्मोस, जापान का जक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप का है, और CSA जो है कनाडा का है. तो 5 है. द ओनरशिप एंड द यूज ऑफ स्पेस स्टेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट. इसके लिए कुछ वैश्विक संधि है जो इसको कहीं ना कहीं रूल करता है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग. जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है उसका क्या काम होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, वो जियो संक्रमण सैटेलाइट होता है. तो अर्थ वाला नीचे होगा, वो सॉइल असेसमेंट करेगा, मैपिंग करेगा वाटर और मिनरल का. वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन तो नहीं करेगा. लैंड एंड फॉरेस्ट कर सकता है, जी हाँ. तो 1 2 3 4 सबका सब दे दिया है. वेदर ऑब्जर्वेशन भी कर देगा, नीचे का वातावरण बता देगा. व्हाट आर द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? देखिए पृथ्वी को देखने वाला कोई ऊपर मतलब बैठा हुआ है, समझ लीजिए, यही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग एंड मॉनिटरिंग. एक तो सबसे पहले ज़मीन का मैपिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स, फिश, किसी समुद्र में कितना मछली है, कहाँ पर कोई मिनरल है, कहाँ पानी है, वेदर और क्लाइमेट क्या है, सोइल असेसमेंट भी कर सकता है. जियो स्पेशल काउंटर मैपिंग आर ऑल डन थ्रू दी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. जितने भी जियो स्पेशल प्रकार का जियो स्पेशल समझते हैं आप, सब के सब हो जाएंगे. दे आर इंटेंडेड फॉर नॉन मिलिट्री यूज. हालांकि इसका इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए नहीं हो जाएगा. नॉन मिलिट्री यूज सच एज इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजी, कार्टोग्राफी एंड अदर्स. कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेस हरिकेन. हरिकेन के बारे में पूछा जा रहा है. स्पेस हरिकेन. स्पेस हरिकेन क्या है यार? स्पेस हरिकेन इज ह्यूज funnel like spiral geomagnetic storm that occurs above the polar ionosphere of the earth. ये स्पेस हरिकेन जो शब्द है मतलब एक हरिकेन जैसा ही फनल लाइक मतलब एक शंकु आकार का एक स्पेरियल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था जो कि पोलर आयोनोस्फीयर में पैदा हुआ था. दीज आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड फ्रॉम द ऑरोरा बोरियोलिसिस फिनोमेनन. मतलब इसका कोई ऑरोरा बोरियोलिसिस से कोई लेना देना नहीं है.
Space hurricane can disrupt GPS satellite, radio system, radar, cloud, also increase drag on any nearby satellites. तीसरा तो बिल्कुल सही है और इसका आंसर 1 और 3 है। तो साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना रिसेंटली डिस्कवर ए स्पेस हरिकेन फर्स्ट टाइम एवर 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 अबव द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में पहली बार इस तरह चीज कोई हरिकेन नाम का स्पेस हरिकेन देखा गया है। इससे पहले इट वॉज बिलीव दैट स्पेस हरिकेन वेयर ए थियोरेटिकल फिनोमेनन, लगता था कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी पहला बार हुआ, स्पष्ट रूप से देखा गया। क्या है ये? दे आर थॉट टू बी, मतलब ऐसा माना जाता है कि रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन से बना है। सोलर विंड और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके इंट्रैक्शन से ये पैदा होता है। इट्स ए ह्यूज फनल लाइक स्पायरल मैग्नेटिक स्टॉर्म, मतलब एक तरह से घूमती हवाओं का, चक्री हवाओं का एक तरह से मैग्नेटिक स्टॉर्म है दैट अकर्स अबव द पोलर लाइनोस्फीयर ऑफ अर्थ, और ये पृथ्वी के जो ध्रुवें हैं वहाँ पर पैदा होते हैं, खास करके एनोस्फीयर में, दैट अकर्स अबव द पोलर एनोस्फीयर ड्यूरिंग द एक्सट्रीमली क्वाइट कंडीशन, जब शांत वातावरण रहेगा तब होगा ये। दे आर रिलेटेड टू दी ऑरोरा बोरियोलिसिस phenomenon as the electron precipitation from the storm's funnel produces genetic cyclone shaped aurora। जैसे कि आपको पता होगा दो प्रकार के हम लोग मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिसिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ मिलता जुलता ही है, बस इसमें साइक्लोन का शेप हो जाता है विशाल। दे आर मेड ऑफ प्लाज्मा कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली हॉट आयोनाइज इमेज दैट रोटेट द एक्सट्रीमली हाई स्पीड, बहुत तेजी से घूमता है। देखिए चित्र, द रिसर्चर्स लिंक दिस काइंड्स storm could create more drag on satellite, interfere with the radio signals, सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच सकते हैं या फिर इंटरफेयर कर सकते हैं हमारे रेडियो सिग्नल्स को, कम्युनिकेशन चैनल्स को, और कभी कभी ये हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रल नेटवर्क क्या है? ये न्यूट्रल नेटवर्क, न्यूट्रल नेटवर्क का क्या मतलब है? न्यूट्रल नेटवर्क एक प्रोसेस दैट मिमिक्स अ वे ऑफ ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट। न्यूट्रल नेटवर्क का मतलब समझ लीजिए एक ऐसा मतलब मशीन जो ह्यूमन ब्रेन की तरह नकल कर ले, एक ऐसा प्रोसेस जो ह्यूमन ब्रेन की तरह क्या करे, नकल करे, ऑपरेट करे। ए न्यूट्रल नेटवर्क इज ए सीरीज ऑफ एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम का फिर मतलब मायाजाल है, ठीक है, जो कि मतलब endeavor to recognize underlying relationship in a set of data through a process that the mimics the way the human brains operate। मतलब आप समझ लीजिए एल्गोरिदम को डेटा के माध्यम से इस तरह से एनालिसिस किया जा रहा है, इस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह नकल करने लगा है। इन दिस सेंस न्यूट्रल नेटवर्क्स रेफर टू द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स, ये सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स है, इधर ऑर्गेनिक हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, या तो हम लोग खुद बनाएंगे या तो नेचर में उत्पन्न हो जाएगा ऐसा चीज, आर्टिफिशियल इन नेचर। न्यूट्रल न्यूरल नेटवर्क, सॉरी नेटवर्क, हम न्यूट्रल बक रहे थे, न्यूरल नेटवर्क की बात है। न्यूरल नेटवर्क कैन अडेप्ट टू चेंजिंग इनपुट्स, मतलब इसमें इतना गुण है कि ये इनपुट्स को भी बदल देगा, इतना गजब क्षमता है इसमें। जो हम लोग अभी जो चैट जीपीटी की बात जो कर रहे हैं अलग अलग उसी तरह का है। सो द नेटवर्क जनरेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट विदाउट नीडिंग और टू रीडिजाइनिंग द आउटपुट क्राइटेरिया। द कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क विच हैज इट्स रूट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो वास्तव में छिपा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इज स्विफ्टली गेनिंग पॉपुलरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कैन रिमूव, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है उससे क्या क्या आप हटा सकते हैं? बैक्टीरिया, एक्वा सॉल्ट, मेटल आयंस, लेड। बैक्टीरिया तो हटा ही सकते हैं, बिल्कुल नहीं, चलिए सॉल्ट तो हटा सकते हैं, मेटल आयंस भी, लेड भी हटा सकते हैं कि नहीं? सबके सब हटा सकते हैं आप। Reverse osmosis can remove many types of dissolved and suspended chemical species as well as biological ions। जनरली हम लोग जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस आर का पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करता है वो, खास करके अब वाटर में जो डिजॉल्व चीज़ें हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन है उसमें, तो उसको चाहे वो हटाने की मदद करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम विल रिमूव कॉमन केमिकल कंटेमिनेंट जैसे कि मेटल है, आयंस है, सॉल्ट्स है, इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड, कॉपर, क्रोमियम, लेड, में रिड्यूस आर्सेनिक। आर्सेनिक तो हटा नहीं सकता लेकिन घटा सकता है। में रिड्यूस आर्सेनिक, फ्लोराइड, रेडियम, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, फास्फोरस,
ये रिड्यूस करेगा, मे रिड्यूस रिड्यूस क्लोराइड्स, रेडियम, सल्फेट ये हटा नहीं सकता बल्कि रिड्यूस कर देगा। अगला है डेटा स्क्रैपिंग। क्या है डेटा स्क्रैपिंग? चुरा लेना डेटा को, या रिस्ट्रिक्ट करना, या प्रोटेक्ट करना, एक्सट्रैक्टिंग करना। सी वही चुरा लेना फ्रॉम ए वेबसाइट। डेटा एक्सट्रैक्टिंग, दिस इज a process extracting data from the website. Data scraping, this is a web scraping, is the process of extracting data from a website. किसी वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना, उठा लेना। स्क्रैपर bots are designed to derive information for these websites. इसके लिए स्क्रैपर बोट्स होता है जो डिजाइन ही किया गया इस तरह के लिए, इस कामों के लिए। ए यूजर डिजाइन अ बोट टू एक्सट्रैक्ट डेटा, इट इज कॉल्ड स्क्रैपर, इसको स्क्रैपर बोलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉपलर रडार्स। डॉपलर रडार्स forecast weather by using the mechanism of radio waves. They track the movements of weather systems and cloud bands and thus gauge rainfall over an area. क्या वो वेदर सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं? दे कैन नॉट डिटेक्ट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाउ डज डॉपलर रडार वर्क? डॉपलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो रडार कैसे काम करता है डॉपलर रडार? देखिए, इन रडार जनरली रडार में क्या होता है, एक बीम ऑफ एनर्जी जिसको हम रेडियो वेव बोलते हैं वो निकलता है, ठीक है, फ्रॉम एंटीना से, इज इमिटेड फ्रॉम एंटीना। ए बीम ऑफ एनर्जी दैट इज वेव्स इज इमिटेड फ्रॉम एंटीना, दिस इज एंटीना, दिस इज रेडिएशन दैट इज इमिटेड बाय द एंटीना। व्हेन दिस बीम इज स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज से टकराता है, देन इन द एटमॉस्फेयर द एनर्जी इज स्कैटर्ड, एनर्जी स्कैटर हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन विद सम रिफ्लेक्टिंग डायरेक्टली बैक टू द रडार। हो सकता है उसमें से कुछ वापस रडार में ही आ जाए। द लार्जर द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, डिफ्लेक्टिंग जो बीम होगा उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रडार रिसीव इन रिटर्न। तो कोई अगर वस्तु जितना बड़ा होगा उससे टकरा कर वापस जो विकिरणें होगी, जो ऊर्जा होगी, वो रडार में वापस रिसीव की जा सकती है। ऑब्जर्विंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बीम टू बी ट्रांसमिटेड, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में और वापस लौटने में जो टाइम लगेगा उसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यू नो ऑर्डर। तो radar allows weather forecasting department to see raindrops in the atmosphere and measure their distance from the radar. तो इससे रेन ड्रॉप कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कितना बड़ा है, इसका आकलन तो आराम से कर सकते हैं। What makes a Doppler radar special in is that it can provide information on both the position of targets as well as their movement. एक तो उसकी गति भी बताएगा और दूसरा बात है कि ये भी बता देगा कि टारगेट में जो पोजीशन कहाँ पर है एज वेल एज देयर मूवमेंट, उसकी गति क्या है। इन इंडिया डॉपलर रडार्स ऑफ वेरिंग कैपेसिटी, इसका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड आर कॉमनली यूज्ड बाय द आईएमडी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम्स एंड क्लाउड्स बैंड्स एंड गॉज rainfall over its coverage area about 500 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर के एरिया में काम कर सकता है और उसमें उपस्थित बादल, उसमें उपस्थित जो आर्द्रता है, जो भी चीज़ है वहाँ पर, वो आप आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं वेदर कंडीशन को। एन एक्स बैंड रडार इज यूज टू डिटेक्ट थंडर स्टॉर्म। एक्स बैंड का इस्तेमाल थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग करने के लिए आता है, जबकि सी बैंड का इस्तेमाल जो होता है वो साइक्लोन को ट्रैकिंग करने के लिए आता है। एक्स बैंड का इस्तेमाल लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म को पढ़ने में, जबकि सी बैंड का इस्तेमाल जनरली साइक्लोन करने के लिए। एज पर द यूएस नेशनल वेदर सर्विस इन एन आवर a Doppler radar transmit a signal for only over 7 seconds. 7 सेकेंड में ये क्रिया हो सकती है एंड स्पेंड द रिमेनिंग 59.53 सेकेंड लिसनिंग टू द रिटर्न सिग्नल, और आपके पास समय होगा 59 मिनट 53 सेकेंड का रिटर्निंग सिग्नल्स का। तो आप आराम से सोचते रहिए। अगला है प्लेटनरी मास ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज एज ए ड्वार्फ प्लैनेट इफ इट इज सेटिस्फाइड द फ्लोइंग। कोई भी मास बॉडी अगर वो सूरज के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट कब घोषित करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है? जैसे आपको पता है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों घोषित कर दिया गया, इसकी कुछ कंडीशन बताइए। देखिए, इसका सबसे पहला कारण इट मस्ट बी मैसिव इनफ फॉर इट टू हैव बिकम स्पाइरल इन सेफ अंडर इट्स वन ग्रेविटी। एक तो स्पाइरल होना चाहिए अपने ही ग्रेविटी में। इट मस्ट बी इन द डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन, ये ऑर्बिट ऑफ द सन में घूमना चाहिए। इट मस्ट हैव ए क्लियर नेबरहुड अराउंड द इट्स ऑर्बिट। बी तो बिल्कुल ही 1 और 2 सही है। इट मस्ट हैव क्लियर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ऐसा तो कुछ नहीं है।
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन 2006 के अनुसार, देखिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक परिभाषा दिया गया ड्वार्फ प्लेनेट का। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग ए स्टार, अगर वो किसी स्टार के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, दैट इज मैसिव इनफ, इतना बड़ा होना चाहिए टू बी राउंडेड बाय इट्स वन ग्रेविटी, ताकि ये अपनी ही ग्रेविटी से बना रहे, अदरवाइज खींचा जाएगा उस तारे की तरफ। इतना मास तो होना चाहिए उसके पास, इनफ मास टू बी राउंडेड इट्स वन ग्रेविटी, बट हैज नॉट क्लियर इट्स नेबर but it has not clear its neighboring region of planet Semiasal, and it is not a satellite. Is not a satellite. In the essence, the term meant is to designate any planetary mass object that is neither a planet nor a natural satellite. ना तो वो ग्रह है ना ही कोई नेचुरल सैटेलाइट, that fits two basic criteria. For one, it must be in डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन। एक तो डायरेक्ट ऑर्बिट करना चाहिए सन को, डायरेक्ट ऑर्बिट इट मस्ट बी इन डायरेक्ट ऑर्बिट इन ऑफ द सन, एंड नॉट बी मून अराउंड अनदर बॉडी, और ना ही ये किसी दूसरे ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सन के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए, नॉट बी अ मून अराउंड अनदर बॉडी। सेकेंड, इट मस्ट बी मैसिव इनफ फॉर इट टू हैव बिकम स्पेरिकल इन शेप, इसका इतना मास होना चाहिए, मतलब, और इसको होना चाहिए स्पेरिकल इन शेप अंडर इट्स वन ग्रेविटी, अनलाइक अ प्लेनेट जस्ट अपोजिट टू, एक उपग्रह के विपरीत, इट मस्ट हैव नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरहुड अराउंड इट, मतलब इसका कोई मतलब पड़ोसी नहीं होना चाहिए, कोई निश्चित पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके चारों तरफ। अगला क्वेश्चन है मशीन टू मशीन में कम्युनिकेशन क्या है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मतलब है ऑटोमेटेड एप्लीकेशन विच इन्वॉल्व्स मशीन और डिवाइस कम्युनिकेटिंग थ्रू अ नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब मनुष्य नहीं है इसके बीच में, मशीन अपने आपस में बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क के मतलब मदद से, कम्युनिकेटिंग नेटवर्क के माध्यम से दो मशीन अपने आपस में कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज ऑटोमेटेड मशीन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इट enables डेटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तार के मदद से या बिना तार के मदद से भी चाहे तो ये आपस में ऐसा इंटरेक्शन कर सकते हैं, इज इट राइट? ऑफ कोर्स इज इट राइट। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऑटोमेटेड एप्लीकेशन, स्वतः हो रहा है सब कुछ, जिसमें कि एक मशीन किसी दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ तार, विद द हेल्प ऑफ विदाउट तार। सेंसर एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स आर एम्बेडेड, सेंसर और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स जो है उसको एम्बेडेड किया गया है मशीन टू मशीन डिवाइसेस के रूप में, ठीक है, enabling data to be transmitted from one device to the another and vice versa, device through the wire and wireless communication network। अगला है क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स आर मेन मेड नैनो स्केल क्रिस्टल, ये नैनो स्केल क्रिस्टल है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, दैट कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है क्वांटम डॉट्स का, क्या क्या काम कर सकता है क्वांटम डॉट्स की, क्या खूबियाँ हैं, क्या है ये? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर बन सकता है, इससे लेड बन सकता है, मेडिकल इमेजिंग हो सकता है, सोलर सेल्स बन सकता है, सेल बायोलॉजी रिसर्च, इस तरह के जवाबों को आप दे दीजिए। क्वांटम डॉट्स आर द सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स, ये कुछ है नहीं, बस सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स है, अ फ्यू नैनोमीटर, बहुत छोटे छोटे नैनोमीटर के आकार का, हैविंग ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, जिसमें कि प्रकाश की और जिसमें कि विद्युतीय गुण होता है, दैट डिफर फ्रॉम द लार्जर पार्टिकल्स ड्यू टू द क्वांटम मैकेनिक्स, और ये बहुत ही मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ये बड़े बड़े पार्टिकल्स से तो कुछ अलग होते हैं हटकर। when the quantum dots are illuminated by the UV लाइट, जब ये क्वांटम डॉट्स जो है यूवी लाइट निकालते हैं बाय यू, जब इसको मतलब यूवी लाइट दिया जाता है झटका, ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन इन द क्वांटम, जो कि क्वांटम में है, क्वांटम डॉट कैन बी एक्साइटेड, एन इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम डॉट कैन बी एक्साइटेड टू द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स, पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है? इंक्लूड सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर बन सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिस्टर बन सकता है, सोलर सेल में इस्तेमाल, लेड का इस्तेमाल, लेजर बन सकता है, सिंगल फोटोन सोर्सेज बन सकता है, सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेल बायोलॉजी रिसर्च, मेडिकल इमेजिंग। देयर स्मॉल साइज अलाउ फॉर सम quantum dots to be suspended in solution, which may be lead to use in inject printing, spin coating. They have been used in Langmuir blood gate thin films. The processing techniques result in less expensive
less time consuming methods of semiconductor fabrication. Generation AI, artificial intelligence, is an initiative of UNICEF. Generation artificial intelligence का UNICEF's general generation AI initiative is currently working with the World's Economic Forum centers for the fourth industrial revolution and other stakeholders to realize the potential of AI for the children in safe and transparent way. Consider the following statement regarding gold nanoparticles. Gold nanoparticles के बारे में कहा था. Gold nanoparticles have lower solar radiation absorbing ability than the conventional bulk gold. ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, क्या उसका रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो बड़े बड़े गोल्ड है उसके तुलना में कम है? दे आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, दे आर केपेबल ऑफ transferring various drugs made out of peptides, proteins, plasmid DNAs to target disease cells of human body. Which are the correct? पहला वाला तो छाड़ दीजिए, 2 और 3 सही है. Nanoparticles have a wide variety. Nanoparticles have a wide variety of potential application in the fields of biomedical, optical, electronic research. Metallic nanoparticles have been efficiently exploited for biomedical application, and among them, इसमें उसमें से वो जो gold nanoparticles are found to be effective in biomedical research. Nanoparticles are those or material that are at least one dimension smaller than 100 nanometers. 1 dimension smaller than 100 nanometers. मतलब नैनोमीटर्स का 1/100वां हिस्सा होता है ये. GNP, ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आर फाउंड टू हैव ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी. इसमें सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की गजब क्षमता है देन द कन्वेंशनल बल्क गोल्ड, विच मेक्स देम ए बेटर कैंडिडेट फॉर यूज इन फोटोवोल्टाइक सेल. तो फोटोवोल्टाइक सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसके तो भारी उदाहरण होगी. एज ए नैनो कैरियर, छोटा है बहुत, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आर केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग वेरियस ड्रग्स मेड ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन, प्लाज्मिड. आप आराम से इसको किसी ड्रग्स को बॉडी में आराम से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, प्लाज्मिड्स, डीएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, थोड़ी मोड़ी छेड़खानी आरएनए में कर सकते हैं. केमोथेरेपी, पेटिक एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल टारगेट डिजीज के रूप में किया जा सकता है. GNP आर ऑल्सो यूज found to be useful in electronic industry, of course. Consider the following statement regarding the carbon nanotubes. Carbon nanotubes के बारे में तो हमने पढ़ा ही हुआ. Carbon nanotubes have a higher strength than steel, but also weight significantly more. बहुत हल्का होता है भाई. They can also be used as a container for transporting a drug in the body. आप मतलब इसका इस्तेमाल आप एक कंटेनर के रूप में कर सकते हैं जिसका माध्यम से इतना छोटा होता है ना ये कि ड्रग को शरीर में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर. कॉपर से भी कई गुना बेहतर है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. 2 को छोड़ दीजिए, बाकी चलिए 2 और 3 सही है, 1 गलत है. कार्बन नैनोट्यूब इज ट्यूब शेप्ड मटेरियल मेड ऑफ कार्बन. ये कार्बन का बना होता है. कार्बन नैनोट्यूब इज मेड ऑफ कार्बन, दैट इज एक मतलब ट्यूब शेप का छोटा सा मटेरियल है. हैविंग ए डायमीटर ऑफ मैजिंग नैनोमीटर से भी छोटा होता है इसका डायमीटर, समझ लीजिए इतना छोटा होता है. रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द थिन कार्बन नैनोट्यूब, CNT का डेवलप किया गया है टेक्सटाइल दैट एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एक तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा लेवल ऑफ टफनेस जो है ना, इसकी जो टफनेस है, जो दृढ़ता है, टफनेस, कड़ा जो है, कड़ापन कहिए, मजबूती कहिए, 50 गुना ज़्यादा है कॉपर फिल्म से. करंटली बीइंग यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आज इस्तेमाल हो रहा है. कार्बन नैनोट्यूब्स आर एटलीस्ट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील. स्टील से ये 100 गुना ज़्यादा मजबूत है, बट ओनली 1/6 एज हैवी. और केवल देखिए कितना गुना, एक तो मजबूती इतना ज़्यादा 100 गुना मजबूत, लेकिन वेट में 1/6 है. 1/6 केवल 1/6 है. सो नैनोट्यूब्स फाइबर्स कुड स्ट्रेंथन ऑलमोस्ट एनी मटेरियल. तो अब आजकल जो हम लोग जहाँ जहाँ स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लागत एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात है वजन ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं.
तो उसको कम करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल आने वाले समय में ग्रेट होगा। अगला है मोनोकोलर एंटीबॉडीज हैव बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मोनोकोलोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल एबोला, कोविड, HIV। चलिए, डी इज द राइट आंसर। Beside COVID-19, monoclonal antibodies have been used in treatment of cancer as Ebola and HIV। ये जो अगला क्वेश्चन है वो पीटर पैन सिंड्रोम से। पीटर पैन सिंड्रोम, पीपल विद पीटर पैन सिंड्रोम डेवलप बिहेविंग लाइक लिविंग लाइफ केयर फ्री एंड फाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजिंग इन द एडल्टहुड। अच्छा, पीटर पैन सिंड्रोम के व्यक्ति जो होते हैं मतलब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो मतलब आज़ाद, लिविंग लाइफ केयर फ्री एंड फाइंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजिंग इन द एडल्टहुड। आगे चल के उनको मतलब जिम्मेदारी का बोझ बहुत बढ़ जाता है। व्हाट अ गुड रोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज पीटर पैन सिंड्रोम एज ए हेल्थ डिसऑर्डर। इट कैन अफेक्ट एनीवन irrespective of जेंडर, रेस, कल्चर। या आपको व्हाई नॉट। 1 2 3 सही है नहीं, बल्कि 1 और 3 सही है, क्योंकि 1 और 3 इसलिए सही है क्योंकि 2 गलत है। पीटर पैन इज ए फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्कॉटिश नॉवेलिस्ट जेम्स मैथ्यू बैरियर इन अर्ली 1900 सेंचुरी। देखिए, पीटर एक फिक्शनल कैरेक्टर किया गया था, एक मूवी बनाई गई हुई इसमें। हिज कैरेक्टर इज वन ऑफ ए केयर फ्री यंग बॉय, मतलब कोई चिंता नहीं है, चिंता बिना फिक्र, केयर फ्री यंग बॉय हु नेवर ग्रो अप, जो कभी मतलब जवान ही नहीं हुआ, कभी मतलब बुद्धि ही नहीं उसका खुला। इट इज सेड दैट द पीपुल हु डेवलप सिमिलर बिहेवियर, जो भी लोग ऐसे हैं जो मतलब जिसको कोई चिंता नहीं है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कभी मतलब वो बड़ा ही नहीं हुआ, कभी उनके विचार कभी मतलब गूढ़ ही नहीं हुए, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो बिहेवियर है उसको पीटर बोल सकते हैं। मतलब केयर फ्री ज़िंदगी जीना, फाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंजिंग इन एडल्टहुड, आगे चलकर उनको दिक्कत होता है ज़िंदगी को संभालने में। एंड बेसिकली कहे तो नेवर ग्रोइंग अप, सफर फ्रॉम पीटर सिंड्रोम। केयर फ्री, a similar behavior of living life carefree, finding responsibility, challenging in adulthood, and basically never growing up. Never growing up। अरे कभी तुम तो समझो, नहीं बोलता समझदार तो कभी हुआ ही नहीं तुम। सफर फ्रॉम पीटर पैन सिंड्रोम, जो व्यक्ति कभी समझदार ही नहीं होता है उसको पीटर पैन सिंड्रोम बोलते हैं। While the World Health Organization does not recognize the Peter Pan syndrome as a health disorder, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है यार। Many experts believe it is that a mental health condition है that can affect one's quality of life। बस एक जिंदगी की अवस्था है जो हम आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। As Peter Pan syndrome has not officially been diagnosed as a health disorder, they are not clearly defined symptoms or characteristics or even reason which cause, किस कारण होता है, क्यों होता है, ऐसे कुछ नहीं जानते हम लोग। However, according to the health line, it could affect one's daily routine। लेकिन आपकी इसके डेली रूटीन तो स्वाभाविक है, रिलेशनशिप, वर्क एथिक एंड रिजल्ट इन एटीट्यूडनल चेंज। कंसिडर द फ्लोइंग ऑफ जूनेटिक्स। डिजीज जंतुओं से फैलता है। डिजीज हैव इम्पैक्टेड ह्यूमन काइंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ इट्स एसोसिएशन विद एनिमल्स। जब से हम लोग जिंदगी की शुरुआत की है जानवर और मनुष्य के साथ रहना, मतलब समझ लीजिए जब से हम लोग डोमेस्टिकेटेड हुए हैं, पशुओं को पालना स्टार्ट किया, तब से ये जूनोटिक डिजीज रहा है, या बाद में आगे चल के सोचिए। Out of the all human disease causing pathogens identified so far, only around 10% of animal origin, उसमें केवल और केवल 10% ही जानवरों से पैदा होता है, जितना भी हम लोग जीनोटिक डिजीज की बात करते हैं। Increased incidence of genetic disease in recent times are a direct consequence of large scale deforestation and encroachment of pristine natural ecosystem। Of course यार, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। Zoonotic disease infect humankind since the beginning of its association with animals. There are also most numerous zones. Most numerous out of the all human disease causing pathogens identified so far, अब तक जितने भी मतलब जो बीमारियां जो पैथोजेंस के कारण हुई है, लगभग 60% उसमें एनिमल ओरिजिन है। 60%, ध्यान रहे, 60% वो जानवरों से ही फैलता है। This includes causative agents of several well-known human and livestock disease such as tuberculosis, brucellosis है, anthrax है, लेप्थोसोपायरोसिस है,
ravage, tuberculosis, brucellosis, leptorosis, leptospirosis. Though the natural genetic changes that make these pathogens more infectious and lethal are outside our control, several field observation and scientific investigation have established that the increased incidence of genetic disease in recent times are a direct consequence of ongoing abuse of nature. आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, प्रकृति ने आपसे बदला लेने के लिए जानवरों को भेजा, ये पैथोजेंस को भेजा और पैथोजेंस ने बदला लेने के लिए मनुष्यों को अफेक्टेड किया. Our irresponsible actions such as a large scale of deforestation, जंगल काटिए जंगल, एनक्रोचमेंट कीजिए, उनके जंगलों में घुसिए, नेचुरल इकोसिस्टम में प्रवेश कीजिए, reckless land use का change either to enhance the agriculture and livestock production. ठीक है, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई, एग्रीकल्चर का विकास हुआ, लाइव स्टॉक ने अपने 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 जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया, to provide a land for infrastructure, industrial development and unsustainable consumption. कुछ भी खा लिए, कच्चा भी खा लिए, coupled with the unregulated trade of wild and their derivatives, often via a long and unhygienic supply chain, provide enabling condition for such disease spillovers. Next question about regarding melamine. Melamine is an organic base chemical rich in nitrogen. क्या इसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा अतिरिक्ति होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है मेलामाइन. It is usually added to the increase in the taste of food. क्या इसका इस्तेमाल हम लोग फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं क्या? इट कैन बी कॉज ब्लेडर स्टोन इन एनिमल्स, मतलब पथरी बन सकता है इससे. सब गलत बात बता, एक और दो सही है खाली. मेलामाइन is an organic base chemical most commonly found in the form of white crystal rich in nitrogen. ये जो ना क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल के रूप में जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, मेलामाइन. Melamine is widely used in plastic adhesive, countertops, dishware, whiteboards, मतलब व्हाइट बोर्ड में, काउंटर टॉप में, एडहेसिव में, प्लास्टिक्स में, मतलब इसका इस्तेमाल मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ एडेड टू वाटर, एडल्टरेट मिल्क टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट. इट इज़ एडेड टू वाटर, पानी में मिला के एडल्टरेट मिल्क में दिया था ताकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाया जा सके. एनहेंस इट अपरेंट प्रोटीन कंटेंट, जिससे कि वो प्रोटीन कंटेंट दिखे. एडिशन ऑफ मेलामाइन इनटू फूड is not approved by the FAO, WHO कोडेक्स एलिमेंट्रीज. देखिए WHO और FAO दोनों ने इसको मिलाने से मना किया. इसमें अभी कोई फूड स्टैंडर्ड कमीशन बाय एनी नेशनल अथॉरिटीज अप्रूव नहीं है, लेकिन लोग मिला रहे हैं मेलामाइन. मेलामाइन एलोन कोज ब्लेडर स्टोन इन एनिमल टेस्ट. ये ब्लेडर स्टोन बन जाएगा एनिमल के अंदर व्हेन कंबाइंड विथ काइनोरिक एसिड, which may also be present in melamine powder. Melamine powder भी आता है. Melamine can form crystal that can give rise to the kidney stone, और आगे चलकर वो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा. Melamine has also been shown to have a cryogenic effect in animals in certain circumstances. Consider the following statement. Malaria is a viral, मलेरिया एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड होता है एनाफिलिस के काटने से, एनाफिलिज मॉस्किटो के खाने से. काला जार इज कॉज बाय प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग लेशमेनिया. डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टिक बाइट्स ऑफ एडिस एजिप्टी मॉस्किटो. 3 सही है, 2 सही है, 1 नहीं सही है. मलेरिया एक पोटेंशियली पैरासाइटिक डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम बिबिक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. It is transmitted by the infective bite of Anopheles mosquito. सबसे पहली बात तो ये एनाफेलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, और ये पैरासाइटिक डिजीज तो है ही. मलेरिया, प्लाज्मोडियम. डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड होता है एजिड एजिप्टी मस्कीटो के काटने से, और ये 2 फॉर्म में है. डेंगू फीवर, डेंगू एक हेमोरेफेजिक फीवर होता है. कालाजार इज अ स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजिनियस डिजीज है कॉज बाय प्रोटोजोआ.
जिसका नाम है लिस्मेनिया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी, DLT के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।